हे गाइस, एनीबॉक्स चैनल के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हुए बहुत बड़े बड़े खुलासे जहाँ पे हमें पता लगा वैगनान के पास्ट के बारे में काफी क्लियरली कि कैसे वो बंदा एक रियल प्रिंस है और उसके रियल बैंक क्या उसे कुछ भी नहीं पता, कैसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से उसका कुछ कनेक्शन था और ये रिंग क्राका के पास भी क्या कर रही है। वहीं पे अभी बहुत सारी मिस्ट्री इससे जुड़ी हुई अभी बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि बैम उसके टीममेट आ चुके हैं क्राका के सामने, जहाँ से वो लोग जा रहे गुस्तान के लिए वो आइटम लाने जो की छुपी हुई है हिडन फ्लोर में कहीं पर। और यूरी ने अटैक कर दिया क्राका के ऊपर, जहाँ क्राका वियोल को मारना चाहता है यानी कि बैम को। तो इन्हीं सब बसट के बीच में आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे लाल बटन को दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते सिचुएशन में बैम को जो कि काफी सरप्राइज हो गया था ऐसे मास्टर की को एक्टिवेट होते हुए देखकर, जहाँ पे क्राका को समझ नहीं आया कि आखिर क्या है, ये कौन सी की है जिससे इतनी ज्यादा लाइट निकल रही है। वहाँ पे लाइट इतना ब्राइट थी कि बाकी लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, चाहे वो बोरो हो या फाट्स हो। वही क्राका सबसे पहले नोटिस करता है कि एक डोर ओपन हो रहा है, वही डोर जिसे क्राका कब से खोलने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही हम देखते कून और बाकी लोगों को जो कि अपने आप इस डोर की तरफ खींचे चले जाते हैं, जहाँ पे कून वैगनान किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और उसके कुछ सेकंड बाद ही हम देखते हैं इस गेट को बंद होते हुए, जहाँ पे काफी सारी अजीब चीजें हुई थी और यही सारे लोग खींचे चले गए थे हिडन फ्लोर के अंदर, जहाँ हम देखते हैं स्पेस को या ऐसा कहें कि काफी अजीब सी चीज को, जहाँ पे बैम किसी अंतरिक्ष जैसी जगह पे अकेले था, ऐसा कहीं फ्लोट कर रहा था। यहाँ पे बैम कर मेरी थॉट चल रही थी कि जब ये सारी चीजें खत्म हुई और उसके बाद वापस से उसे अपनी कॉन्शियसनेस आई यानी कि होश में आया, तो उसे याद आया कि सब लोग के साथ ही जगह पे आया था लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं है। और इसी ठीक मोमेंट पे हम देखते हैं काफी अजीब से चीज को जो कि किसी सैनिक के जैसा लग रहा था और बैम के ऊपर अटैक करने आता है, जिसे बैम काफी आराम से डॉज कर लेता है। और उसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे कई सारे सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कून को, हॉकनी को और बाकी लोग को, और ये लोग भी अपनी लाइट हाउस का यूज कर रहे थे एक शील्ड बनाने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर भी अटैक हो गया था ठीक बैम की तरह ही। यहाँ पे कून इन टॉयज जैसी चीज को देख के अलग ही परेशान था और वो अपनी से पूछता है क्या तुमने देखा कि बैम और रेचल कहाँ पर हैं? जहाँ ओकनी कहता नहीं, मैं कुछ भी देख नहीं पाया और मैं काफी नॉस्टैल्जिया फील कर रहा हूँ जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्स भी इनके साथ थी, वो कोशिश कर रही थी ध्यान लगाने की ताकि वो बॉम्ब का यूज करके उस जगह पर जा सके जहाँ पर बैम है। जहाँ कोई चीज को ऐसे देखकर पूछता भी है कि वो क्या करने में लगी है। और हमें यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिया जाता है, क्या तुम सन गोकू बनने की कोशिश कर रही हो? जहाँ पे गू की भी ऐसी टेक्निक थी जिससे वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता था। वहीं कूनो वापस से रियलिटी पे फोकस करता है, जहाँ पे वो ये चीज अब समझ चुका था कि उसने अपने सारे कंपेनियंस को खो दिया है और वो घिरा पड़ा है चारों तरफ से एनिमीज से जो कि लगातार आते ही जा रहे हैं। वहीं कौन ये सब सोचने में लगा था। हम देखते हैं एंडोर्सी को अपनी बॉम्ब टेक्निक का यूज करते हुए, जिसे कौन भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ अजीब होता है और एंडोर्सी नीचे गिरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरा हाको भी, जो अगेन वापस से इन्हीं टॉयज जैसे सैनिक से फाइट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उसे एक सरप्राइज मिलता है। हम देखते हैं पीछे से रेचल को आते हुए, जो देखकर तो यूरा काफी खुश हो गई थी कि आखिरकार रेचल वापस इनके पास आ गई। रेचल की भी थॉट बिल्कुल सेम थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या यही जगह हिडन फ्लोर है। और तभी ये दोनों एक काफी स्ट्रेंज आवाज सुनते हैं, जहाँ की कोई खो खो करके हंस रहा था, कह रहा था कितना अनयूजुअल है, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इतने समय बाद एक चाबी का यूज करके जगह पर आया है। जहाँ पे रेचल और यूरा का ध्यान अभी सवाल पे जाता है, वहीं पे आवाज कहती क्या ट्रेन पर कुछ अजीब हुआ है, मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। और अब जब ये दोनों काफी ध्यान से चीज को नोटिस करते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा तराजू होता है, जहाँ पे इसे अपने आप को बोल रहा था कि मैं तो एक स्केल हूँ जिसका काम इतना सा है कि वो तुम्हें दिखाए तुम्हारे इक्वली क्या है। जहाँ दूसरी तरफ देखते बैम को, उसके सामने भी ठीक ऐसा ही तराजू था जिसके अंदर एक मिरर लगा हुआ था जो उसे बता रहा था कि मेरा नाम है स्केल ऑफ द पास्ट। और यही सेम चीज बाकी के लोगों के साथ भी थी, जहाँ कून के सामने भी यही था। और यहाँ पे स्केल कून को बता रहा था कि वो इनका पास्ट दिखाने वाला है। और यहाँ पे तराजू एक और इम्पोर्टेंट चीज कहता है, वो कहता है मैं जनरेट करूंगा वो जगह जहाँ तुम जाने वाले और साथ ही में तुम्हारा सॉन एनिमी या ऐसा कहीं तुम्हारा कट्टर या जानी दुश्मन। जहाँ स्केल आगे एक्सप्लेन करता है कि दोनों चीजें साथ में जनरेट होती हैं तुम्हारे जो पास्ट है उसके कनेक्शन से, और इसलिए तुम चाहकर भी ना ही इसे रिफ्यूज कर सकते हो और ना ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो चीजें तो पहले से डिटरमाइन हो चुकी हैं, वो भी तुम्हारे वजह से।
ये ऐसा कहीं तुम्हारे पास्ट की वजह से। वही पे कोनी सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान था इन सैनिकों के ऊपर जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो अब स्केल को देख के डर के भाग गए थे। वही भी स्केल को उनको कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने मिरर के अंदर दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद मैं डिटरमाइन करूंगा कि तुम कहाँ जाओगे। जब हम देखते हैं इसकी शैडो को उस मिरर के अंदर बनते हुए, जो कि जायंट था। जहाँ स्केल हंसते हुए कह रहा था, खोखो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। जहाँ पे कोने सारी बातें सुन के सोच रहा था कि आखिर ये कितना बड़बोला सा स्केल है, ये कितना ज्यादा बोलता है। वहीं पे स्केल कह रहा था कि चलो देखते हैं कि दोनों लोग को कहाँ भेजा जाना चाहिए, आखिर ये कौन सा प्ले के योग्य है जिस रोल में इनको किसी प्लेस पर भेजा जाएगा। जहाँ अगली मूवमेंट देखते हैं एक तरफ का तराजू को भारी होते हुए, जहाँ पे मिरर कहता है कि ये चीज रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ ले चलो यूरा के साथ भी सेम चीज होती है, जहाँ पे उनका स्केल उन्हें कह रहा था कि ये चीज रेडी हो चुकी है, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा फेट क्या वेट कर रहा है तो इसके अंदर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम पहली बार साची को भी देखते हैं इस जगह पे, जहाँ ये बताया जाता है कि वो बंदा पूरी तरह से अपनी मेमोरी को खो चुका है हिडन फ्लोर की। वही वैंगनान के सामने स्केल कह रहा था कि वो प्लेस होगा जहाँ तुम्हें बिल्कुल जाना ही जाना है, और ये स्केल वैंगनान को बताता है कि वो जगह है किंग्स कार्डल। वही फाइनली हम बैम को भी देखते हैं मिरर में देखते हुए, जहाँ पे स्केल उसे भी नाप रहा था कि आखिर बैम को कौन सा रोल देना चाहिए और उसका सोन एंड कौन होने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये स्केल ये बात कहता है कि तुम्हारा तो कोई पास्ट ही नहीं है, तुम्हारा कोई भी पास्ट ना होने की वजह से तुम एक बहुत ही बड़ा खतरा हो जो कि इस फ्लोर पे या ऐसा कहीं इसकी एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप में खतरनाक है, और इसलिए तुम्हें अब क्वारंटीन के अंदर डाला जाएगा। जिसके साथ ही कुछ अजीब सी चीज एक्टिवेट हो जाती है और बैम को खींचने लगते अपनी तरफ। बैम को समझ में नहीं आता कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया, जहाँ पे स्केल बार बार क्वारंटीन चिल्ला रहा था। लेकिन हम देखते तभी एंडोर्सी को जो कि बॉन्ग पीका यूज करके बैम के पास आ गई थी, लेकिन एंडोर्सी जैसे यहाँ पहुंचती है तब तक स्केल इन दोनों को एक साथ खींच लेता है अंदर अपने अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों को मिरर के अंदर इमर्ज होते हुए। वही अब हमें हिडन फ्लोर के बारे में बताया जाता है, यानी कि हिडन फ्लोर का प्रोलॉग, जहाँ हमें बताया जाता है बहुत समय पहले या ऐसा कहीं उससे भी पहले एक रिवोल्यूशन सक्सीड हुआ था इस ट्रेन के ऊपर, जो कि जहाद ने किया था, और इसके बाद उसने सेंस कर लिया था कि वो जल्दी बनने वाला है गॉड लाइक बीइंग, और इसीलिए उस समय इसके अंदर एक इमोशन जागा कि क्यों ना वो अपने ह्यूमन सेल्फ को इस ट्रेन पर कहीं पे छोड़ दे। और जब वर्कशॉप में काम करने वाले एक डिसाइपल को जहाँ की इस कंसर्न के बारे में पता लगा तो उसने उसे मिरर ऑफ द पास्ट एज अ गिफ्ट दिया, और ऐसा माना जाता है कि वो जो मिरर है उसके पास काफी सारी मिस्टीरियस एबिलिटीज थी जो कि किसी पर्सन को स्टोर कर सकता है अपने आप इसके अंदर, या मोर एक्यूरेटली कहिए तो किसी पर्सन के प्रेजेंट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और ज़ाद को जब ये गिफ्ट मिला तो काफी खुश हुआ था और इमीडिएटली वो खुद को स्टोर करने की कोशिश करता है इस मिरर के अंदर। और हम देख पाते हैं कि कैसे ही जैसे जहाज ने अपने आप को मिरर के अंदर कैद करने की कोशिश की, यानी अपने प्रेजेंट को, वहां पे काफी फ्लैश ऑफ लाइट आई, और जब जहाज ने अपने उस प्रेजेंट को उस मिरर के अंदर देखा तो उस वर्जन को देखकर उसे काफी खुशी हुई थी और काफी सारा सेटिस्फेक्शन भी मिला था उस वर्जन को देखकर, जो कि एक अलग ही वर्ल्ड था। और उसके बाद ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि एक मिस्टीरियस न्यूज की वजह से जहाँ भी जहाज के कंपेनियंस तक की बात पहुंची तो उन लोगों ने भी अपने करंट सेल्फ को इस मिरर के अंदर स्टोर किया था, ताकि इस ट्रेन में जो भी लोग आए वो उनकी प्रीवियस सेल्फ्स को या उस टाइम के उनके प्रेजेंट को देख सके जब वो लोग ह्यूमन थे। और ऐसा करने के बाद जहाज ने इस मिरर को हेल ट्रेन के सबसे लास्ट एरिया में या लास्ट रूम के अंदर प्लेस किया था, ताकि जो लोग एंटायर ट्रेन को क्लियर कर सके वो इस मिरर के अंदर की उस दुनिया को देख सके। और उसके कुछ समय बाद ही जहाज ने पूरे इस टावर को कॉन्कर किया, जहाँ पे बन गया एक गॉड इस टावर का, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डील के बाद जहाज एक किंग बना। और उसका वही डिसाइपल जो हेल ट्रेन में वापस आया था उसने कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत एक्सपीरियंस किया, और अगर उस डिसाइपल की माने तो उस अकॉर्डिंग की जिन भी लोगों का डाटा इस मिरर के अंदर सेव किया गया था और साथ ही वो लोग जिन्होंने इसके अंदर देखा था वो सभी साथ में मिलकर इस मिरर के अंदर एक अलग ही वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि नई दुनिया बनाई गई हो एकदम रियल वर्ल्ड के जैसे। और ये देखने के बाद उस डिसाइपल ने ये डिसाइड किया कि वो प्रोटेक्ट करेगा इस अद्भुत और मिस्टीरियस वर्ल्ड को, जैसे कि कोई कॉलोनी होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी फ्लास्क पर। और उसके बाद ही इस जगह के ऊपर एक ओब्लिवियन का स्पेल डाला गया, जहाँ की इस रूम के ऊपर हमेशा के लगा हुआ था, और जो भी लोग अपने आप को यहाँ पे स्टोर करते थे और उस मिरर में देखते थे, अगर वो लोग बाहर कहीं भी इस जगह की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे या किसी को भी बताएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। और उसके बाद डिसाइपल ने एक सिंगल डोर बनाया जो कि इस वर्ल्ड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता था, जिसके साथ एक मास्टर की भी बनाई गई, या ऐसा कहे मोर एक्यूरेटली 2 कीज बनाई गई थी इस डोर को खोलने के लिए, जिनमें से एक की तो जहाज को मिली और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि इस ट्रेन को मैनेज करते थे।
और जब ये पूरी स्टोरी जहाद ने सुनी तो इस काफी अम्यूज हो गया था और उसने कहा और इस जगह का नाम रखा द हिडन फ्लोर। प्लेजेंट में हम देखते हैं इस हिडन फ्लोर के डोर को, जहाँ पे एक रैक था जो कि इस गेट को खोलते हुए देखकर उसमें से आती हुई लाइट को देखकर ये सोच रहा था कि कोई आने वाला है, और वहाँ पे किसी को नीचे गिरते हुए नोटिस भी करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हॉकनी था। और रैक सही से इनकी शक्ल देख लेता और पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्लू टर्टल है, यानी कि कून। जहाँ पे लड़की इन दोनों को देखकर कह रही थी वो यहाँ 2 और वॉरियर्स आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉकनी और कून की तो हार्ट टाइट थी क्योंकि वो दोनों काफी ऊपर से नीचे गिर रहे थे, और कून यहाँ पे कह रहा था कि अगर हम ऐसे जाते रहे तो हम निवाला बन जाएंगे किसी और चीज का। जहां हम देखते नीचे उसी मॉन्स्टर को जिसको कि रैक उतने देर से शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे रैक दूसरे खुश था कि टर्टल्स आ गए हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते रैक और उस लड़की का एक्सप्रेशन जो कि काफी शॉक हुए थे क्योंकि उस अजीब सी चीज ने या उस शार्क ने उन लोगों को खा लिया था। तो देखते के साथ ही रैक वापस उसका शिकार करने चला जाता है। ये लड़की से रोकने की कोशिश भी करती है कि वॉरियर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन रैक कहता है कि मुझे उन्हें बचाना होगा। जो कहने के साथ ही वो कूद जाता है उस जगह पर, ये कहते हुए कि स्टूपिड टर्टल्स हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहाँ लड़की रैक को रोकना चाहती थी, लेकिन सेम टाइम पे ये काफी ज्यादा सरप्राइज भी थी और अमेज फील कर रही थी रैक को ऐसे अपनी जान को खतरे में डालकर सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। वो यहाँ तक कहती है कि कैसे इतनी हिम्मत से और बिना एक पल भी सोचे अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, और यही हमारा योद्धा है। और इस लड़की के अकॉर्डिंग ये योद्धा अपनी हिडन पावर को यूज करेगा इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ रैक ने अपना स्पेयर फेंक दिया था इसकी तरफ, लेकिन ये मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। जहाँ लड़की भी अब थोड़ा सा निराश हो जाती है और कहती है कि शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कून को और हॉकनी को जो काफी अजीब से जगह पहुंच गए थे। वहीं कून की सबसे पहले शब्द यही थे कि लगता है हम लोग किस तरह से सर्वाइव तो कर गए हैं, और हॉकनी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ भी हॉकनी का कहना था लगता है उस मॉन्स्टर के अंदर जिसको हमने देखा था, वहीं पे वो कहता है कि वो भी ठीक है। और तभी उनके पीछे से आ जाता है टर्टल टर्टल चिल्लाते हुए, यानी कि अपना रैक। और अब कून भी उसको नोटिस कर लेता है, जहाँ रैक तो काफी खुश था ब्लू टर्टल को देखकर। वो इसके बाद सीट शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिडन फ्लोर पे किसी जगह पे एक ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि वो जगह जहाँ पे क्वारंटीन एलिमेंट्स को खत्म किया जाता है। और यहाँ पे एंड्रोइड और बैम थे। यहाँ चारों तरफ से आवाज आ रही थी कि एलिमिनेट एलिमिनेट, इन सभी को खत्म कर दो क्योंकि ये लोग काफी डेंजरस है इस फ्लोर के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास काफी बड़ी बड़ी मशीन थी और काफी सारी नुकीली चीजें भी थी जो कि किसी को भी खत्म करने के लिए बहुत ही आराम से काम कर सकती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली कोई ने बचा लेता है, इनको एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करके उस जगह से हटा लेता है। जब हम देखते हैं इन दोनों को अभी भी होश में नहीं आए थे, लेकिन कोई कह रहा था कि मैं जानता था तुम आओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं हांसो यू को, जो कि इन दोनों को देखकर कह रहा था एक ऐसी टीम जिसके अंदर प्रिंसेस जहाद है और कोई एक ऐसा पर्सन जिसको ये जगह क्वारंटीन एलिमेंट समझती है। जब हम फाइनली इस बंदे का चेहरा देखते हैं, यानी कि सियंग हांसू यो को, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि लगता है इतना लंबे समय का मेरा इंतजार फाइनली पेड ऑफ कर रहा है। वो इस क्वारंटीन एरिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले बैम को होश आता है और उठते के साथ ही वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर है। जब वो आसपास देखने लगता है और समझ में नहीं आता क्या वो हिडन फ्लोर के अंदर है, लेकिन उस टाइम तो पहले कहीं और था जब उसे लास्ट टाइम का याद है। और हम देखते हैं यहाँ पे हांसू यहाँ को आते हुए, जो कह रहा था कि तुम जाग गए, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक बेबी की तरह ऐसी जगह पे सोओगे इस सिचुएशन में। अब जैसे ही बैम्स को नोटिस करता है वो तो एकदम हिल जाता है अंदर से और कहता है हांसू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ डोर से कोई होश आ जाता है, जो कि बैम से पूछती थी कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने। और जैसे पलट के देखती है वो भी नोटिस कर लेती है इसको, हांसू ग्या को, और उसका रिएक्शन भी देखने वाला था। जाओ कह रही थी सन ऑफ अ बिच। लेकिन यहाँ पे ये बंदा एक काफी सरप्राइजिंग चीज कहता है, जो कहता है कि मेरे को लगता है तुम दोनों मुझे अच्छे जानते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बात काफी सरप्राइजिंग थी यहाँ पे बैम और एंडोर्सी दोनों के लिए कि ये बंदा इन्हें कैसे नहीं जानता। वहीं पे हान ये चीज कहता है इन दोनों को कि तुम शायद बैम हो, और जो दूसरे अपेरेंस है यानी कि एंडोर से की ये पक्का कोई प्रिंसेस जहाज लग रही है। जहाँ एक तरफ बैम और एंडोर से काफी कंफ्यूज थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है भला। वहीं पे हांसुंग यहाँ इन्हें कहता है कि नाइस टू मीट यू, लगता है जो बाहर मैं हूँ उन्हें तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और इसी के साथ ही उन्हें कॉफी का कप भी ऑफर करता है पीने के लिए, और इसी के साथ एक स्माइल के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कहते हुए कि मैं हूँ डाटा ऑफ रेगुलर हांसुंग यू का। जो सुनने के बाद बैम थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि डाटा है और वो भी हांसुंग यू का जब वो रेगुलर था।
जहाँ पे एंडोर्सी को समझ में नहीं आता और बैन से पूछती है कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हांसो इन दोनों को समझाता है कि एक इमेजिनरी स्पेस है जिसकी कहा जाता है हिडन फ्लोर, और मैं एक तरीके का डाटा ह्यूमन हूँ जो कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन या डाटा है उस पास्ट का जो कि हांसुंग या नाम के पर्सन का था जिसे तुम लोग शायद अब जानते हो। लेकिन एंडोर्सी को इस बात पर विश्वास नहीं होता और कहती है तुम क्या बेफालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन हांसुंग या कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम शायद आउटसाइड में जो प्रेजेंट में बंदा है उसे जानती हो, लेकिन इस टाइम तक मैं तुम्हें नहीं जानता था, इसलिए डाटा के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता। लेकिन एक चीज मुझे पता थी बहुत लंबे समय से कि तुम लोग यहाँ पर आओगे, और इसलिए मैं क्वारंटाइन एरिया में छुप के रहता था और वेट कर रहा था तुम्हारे आने का। और चीज तो बैम को और भी ज्यादा सरप्राइज कर देती है जहाँ कहता है तुम बहुत लंबे समय से जानते थे कि हम आएंगे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जहाँ पे हांसुंग कहता है तुम ऐसा समझ लो कि एक तरीके मेरी सिक्स सेंस या मेरा इंट्यूशन था और मैंने कहीं सुना भी था, ऐसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी हम ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, इसे बात करे बचाओ, अभी वहाँ से चलना होगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी गार्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि जो शोर शराबा तुमने किया है उसकी वजह से। वही सेम मोमेंट पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते उसी मॉन्स्टर को या उस अजीब से सीफिश को जिसने कून को खा लिया था। जहाँ पे लैक कून को देखते उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसे कह रहा था कि टर्टल तुम आ गए मेरे लिए। जहाँ पे कून से उसे कहता है कि रैक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि कून ने भी नीमंड स्टेशन के बाद रैक के बारे में कोई भी न्यूज नहीं सुनी थी। जब रैक एक्सप्लेन करता है काफी इडियोटिक तरीके से कि ट्रिमेंडस फ्लैश हुआ था, यानी बहुत बड़ी स्लाइड थी, और जब वापस से होश में आया तो यहाँ पे था। बैम को ये चीज पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जहाँ पे रैक कहता है नहीं नहीं बिल्कुल यही हुआ था, एक बड़ी सी फ्लैश और फिर मैं सीधे यहाँ पे आ गया, और उसके पीछे रीजन था वो इंसेन अटैक जो कि उस टर्टल ने कहा था, यानी कि यूरी जहाज की बात कर रहा है वो। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस जगह पे था जहाँ पहले तो ऐसा लगा कि शायद वो मर गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता लगा कि बात सही नहीं है। और अब ब्लैक पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, तुम लोग भी तो नहीं मर गए कहीं। वहीं कून के लिए अभी भी सारी बातें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। कून के अकॉर्डिंग काफी सारे सीक्रेट पैसेज हो सकता है कि इस जगह को आउटसाइड जगह से जोड़ते होंगे जिसकी यूज करके रैक यहाँ पर आया। वहीं पे रैक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ब्लैक टर्टल कहाँ पर है। तो सोच रहा था कि टॉकिंग एलिगेटर ये कैसा आ गया और इसे तो मुझे ड्रॉ करना ही चाहिए। वही पूरी चीज एक्सप्लेन करता है कि वो बैम के साथ यार था, लेकिन रास्ते में वो लोग एक दूसरे बिछड़ गए और ये लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमें चल क्या रहा है आखिर। लेकिन कून एक स्माइल साथ कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे काफी खुशी हुई तुमसे वापस मिल गई एलिगेटर। जहाँ कहता है हाँ, इसी के साथ थोड़ा इमोशनल कहता है कि आई मिस्ड यू, लेकिन फिर कहता है कि तुम्हें नहीं ब्लैक टर्टल को। कून सोचने लगता है कि ऐसे काफी यहाँ शोर शराबा कर रहा है वापस से, अगर यहाँ नहीं होता तो शायद सही रहता। इसके बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस फिल्थी बीस्ट के अंदर से निकलना होगा। जहाँ पे हम देखते हैं रैक को अपने स्पेयर का यूज करते हुए, और वो कहता है कि मैं काफी लंबे समय से इसे हंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पेयर से इसके ऊपर कोई खरोच तक नहीं आती, लेकिन इस बास्टर्ड को मैंने कभी अंदर से अटैक करने का नहीं सोचा था। जहाँ पे रैक पूरा हाइप अप हो गया था और कह रहा था कि बीस्ट अब तो बचने वाला नहीं है, और उसी के साथ ही रैक अपना स्पेयर फेंक देता है, कहते हैं कि मैं तेरा पेट चीर के बाहर निकलूंगा। जहाँ पे इस अटैक की वजह से इस बीच को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन तभी को नोटिस करता है कोई अजीब सा लिक्विड आ रहा है इनकी तरफ। जहाँ पे लोग ये कंक्लूड करते हैं कि शायद स्टमक एसिड हो सकता है, जहाँ अग्नि कहता है काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और इसलिए लोग भागना चालू कर देते हैं वहाँ से। और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर ने इन सभी को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया है। जहाँ वो लड़की चीज नोटिस कर लेती जो कि बीच पे खड़ी थी और सोच रही थी कि मुझे इन्हें बचाना होगा। जहाँ वो गुलायत को बुलाती है, और हम देखते कून को जो कि पानी में था और काफी ज्यादा गरिया रहा था, गुस्सा कर रहा था रैक के ऊपर, ये कहते हुए कि तुम्हारे वजह से मैं मरता मरता बचाऊं जो स्टूपिड एलिगेटर। जब रैक खुश था के पेट से बाहर निकल के हम देखते होकनी को जो रैक की फोटो को बचाने में लगा हुआ था और कह रहा था कि मुझे अपने प्रीशियस पिक्चर को बचाना होगा। रैक थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ था, सोच रहा था कि मुझे लगा कि इस बार तो मैं पक्का सक्सीड हो जाऊंगा इसको मारने में, लेकिन ये टर्टल काफी टफ है। मैं कभी तक सोच रहा था क्या ये चीज किस चीज से बनी हुई है जो अभी तक थोड़ी सी हिली भी नहीं मेरे इतने सारे अटैक के बाद। वहीं पे हम देखते उस लड़की को जो कि एक अजीब से टर्टल पे आ रही थी और चिल्ला रही थी वॉरियर्स वॉरियर्स क्या तुम लोग ठीक हो। और अब कुन इसको नोटिस कर लेता है, जहाँ पे लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, ये कहते हुए कि मैं वांडरिंग मिस्टर हूँ जो कि तुम्हें गाइड करने वाली हूँ मेरे वॉरियर्स, और तुम लोग मुझे मियम कह के बुला सकते हो। जहाँ कून को ये सब चीज समझ में नहीं आई थी, जहाँ लड़की वापस उसे बताती है एक वांडरिंग मिस्ट्रेल, वही वो मॉन्स्टर वापस इनकी तरफ बढ़ रहा था और इसीलिए ये लोग वहाँ पे जल्दी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जहाँ कून को लग रहा था कि ये वापस इनके ऊपर एक जानलेवा खतरा करने वाला है, वहीं पे वो जो बीच था वो एकदम से चले जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इन लोगों को बीच पर आते हुए, जहाँ ये लड़की उस टर्टल को कुछ खिलाते हुए कहती है कि वेल डन गुलायत, और ओकनी भी इसको काफी ज्यादा धन्यवाद करता है और कहता है कि भाई जर्नी के लिए थैंक यू, और तुम समुद्र में
आप खुश खुश रहना। लेकिन ये बात सुन के वो टर्टल थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है और कहता है भला क्या बकवास कर रहा है, मैं तो एक अपार्टमेंट के अंदर रहता हूँ, वो भी एक सुपर फैंसी वाला। तो पूरी सब चीजों को नोटिस कर रहा था और कह रहा था कि ये भी काफी नॉर्मल तो नहीं है। और वो सारी इंस्टेंसेस को समझने की कोशिश कर रहा था जो भी तक हुआ कि कैसे उनके सामने एक स्केल आया, फिर वो गायब हो गए, एक बीस्ट के अंदर आ गए और उसके अंदर उनको लैग भी मिल गया वापस, और यहाँ पे अजीब से टर्टल भी है। लेकिन तभी वो लड़की कून को कहती है क्या तुम भी वही वॉरियर हो जो कि ट्रेन को क्लियर करके आया है, कि जो भी लोग ट्रेन को क्लियर करके आते हैं वो सभी इनके लिए वॉरियर्स है, यानी कि योद्धा। और ये लड़की गाइड है, ये काम है क्यों इन वॉरियर्स को गाइड करे और इन्हें लेकर जाए उस जगह तक जहाँ पे रिकॉर्ड कर अपने एडवेंचर्स को। या कोना समझ जाता है कि ये जगह फ्लोर के अंदर है, जहाँ पे लड़की कहती है बिल्कुल सही। ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी खुश थी, ये कहते हुए कि शायद आप एक ही और मेरी बात समझ गए, ये एलिगेटर तो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता था। फिर भी ये लड़की एक चीज जरूर कहती है कि आप लोग काफी अनयूजुअल वे से आए हो, क्योंकि जो लोग अभी तक आते थे ट्रेन क्लियर करके वो दूसरी तरीके से आते थे। जब एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये सारे सीधे समन किए जाते थे टाउन के अंदर, ना कि वो लोग डोर से आए। कून को इसका कोई आइडिया नहीं थी ऐसा क्यों हुआ, शायद उन्होंने अभी ट्रेन क्लियर नहीं की इसलिए। अबे कून कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसपे ये लड़की सजेस्ट करते कि उन्हें टाउन जाना चाहिए, और वो अपना फिंगर दिखाते हुए कहती है कि उस तरफ हमारा टाउन है, उस माउंटेन के पीछे, और अदर वॉरियर्स वहीं पे जमा होते हैं। चार कुछ उसे कब लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एलिगेटर था यानी कि रैक था, वो काफी ज्यादा अनॉयड था इस बात का और कह रहा था मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक मैं उस मॉन्स्टर को हरा ना दूं। जहाँ पे कून कहता अपना मुंह बंद एलिगेटर और यहाँ से चल, क्योंकि अभी तक की जो फाइट हुई रैक ने बताया ये अभी तक एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाया उस बीस्ट के ऊपर। अब ये लोग जाना शुरू कर देते हैं सोचते हुए, जहाँ कून का मानना था कि ज्यादातर वॉरियर्स जमा होने वाले हैं, वहीं पे रैक भी अपना मन मारी किसी तरह इनको फॉलो करता है। वहीं रास्ते में देखते हैं इनको बात करते हुए, जहाँ पे कून पूछता है मियम से क्या ऐसे लोग का जो की ट्रेन क्लियर करके आते हैं उनका डाटा यहाँ पे स्टोर होता हमेशा के लिए, तो क्या तुम भी कोई ऐसी पर्सन थी जिसने ट्रेन क्लियर की थी कभी। लेकिन लड़की कहती नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक डाटा जनरेट किया हुआ हूँ, यानी कि बनाया हूँ इस जगह से ही। या ऐसा समझ सकते हैं कि इस जगह ने इसको अपने आप ही बनाया एक एनपीसी कैरेक्टर की तरह, जैसा कि गेम में होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस जगह ने काफी सारे जनरेशंस को भी क्रिएट किया है, यानी काफी सारे डाटा को, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक इस लड़की की तरह, जो कि रियल वर्ल्ड में टावर में एग्जिस्ट नहीं करते। और कौन भी इस कंक्लूजन पहुंच के ही कहता है तो इसका क्या मतलब है, तुम सभी लोग फेक हो, यानी कि डाटा हो सिर्फ। लड़कियों ने समझाती है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सिर्फ इन लोगों को छोड़कर वो सभी कुछ डाटा है। वही लड़की का ऐसा मानना था क्योंकि इस जगह पे पैदा हुई और बड़ी भी हुई है, तो ये जगह उसके लिए तो फेक बिल्कुल नहीं है, और इनके लिए हर एक चीज रियल है उतनी जितनी किसी और के लिए आउटसाइड वर्ल्ड में होगी, चाहे वो ब्लेड ऑफ ग्रास हो, चाहे वो एक पानी की बूंद हो जो कि पेड़ पर से गिर रही है, सभी चीजें इनके लिए रियल है। जहाँ पे सारी चीजें चल रही थी वहीं पे लड़की अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहती है और उन्हें वार्न करती है कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने कोई भी गलती की यहाँ पर तो तुम शायद अपने कट्टर दुश्मन या जाने दुश्मन के सामने आ जाओगे। अब एक उनको समझ में नहीं आता क्या कि जाने दुश्मन या सॉर्न एनिमी क्या है। जहाँ लड़की उन्हें एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जितने भी वॉरियर्स आते हैं वो सब आने से पहले एक मिनर के अंदर देखते हैं, और हर एक वॉरियर का अपना एक सॉर्न एनिमी होता है या ऐसा का एक कट्टर दुश्मन। उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है ऐसा करने का, क्योंकि कोई पर्सन जो यहाँ पे आता है उसकी पावर इस जगह को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर सके, इसीलिए उसकी ठीक अपोजिट और इक्वली एक और एनिमी को भी जनरेट किया जाता है ताकि जहाँ पे बैलेंस बना रहे। और ज्यादातर केसेस में या ज्यादातर वॉरियर्स के केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई पावरफुल एनिमी जो कि इन्होंने पास में कोई एनकाउंटर किया होगा, या फिर उनका कोई राइवल जो कि हमेशा से उन्हें डिफीट करना चाहता है या ये उन्हें डिफीट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे उनका सॉर्न एनिमी बन के आता है। और इतना ही नहीं, लड़की आगे चलते उन्हें ये बताती है कि जो रैक का सॉर्न एनिमी है ये वो मॉन्स्टर है जो कि इन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था उस बीच पे, जहाँ पे ये भी बताया जाता है हमें और एक्सप्लेन किया जाता है कि कई बार ऐसी चीजें भी क्रिएट कर दी जाती है किसी लोगों की स्ट्रॉन्ग सेंस की वजह से, ऐसी चीजें जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसा कि रैक के केस पे हुआ इस मॉन्स्टर को लेकर। जब मैं पूरा रैक की शक्ल देख रहा था और सोच रहा था तो इसने एक ऐसा एनिमी क्रिएट कर दिया जिसको ये भी नहीं हरा सकता। और ये लड़की चलते हुए ये भी कहती है कि इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा भी बैलेंस को अपसेट करने की कोशिश करोगे तो आपका सॉर्न एनिमी आपके सामने आ जाएगा। ऐसे इस तरह के भी केसेस होते हैं, जैसा कि देखने भी किया था कि आप खुद ही अपने दुश्मन को ढूंढ लेते हो और उससे फाइट करना शुरू कर देते हो। लेकिन हॉकनी अपने मन में अपने थॉट्स में लगी खोया हुआ था, जहाँ सोच रहा था कि इसका ये मतलब है कि हॉकनी और मेरे भी सॉर्न एनिमीज जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक उस मॉन्स्टर की तरह।
और ये चीज अंदर ही अंदर से कून को नर्वस कर रही थी, क्योंकि उसके सामने कौन सा एनिमी आने वाला है, उसका जानी दुश्मन बन के ये देखने वाली चीज होगी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांसुंग या को, और वहीं हम देखते हैं बैम और एंडोर्सी को, जो कि हांसुंग या को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन एंडोर्सी यहाँ बैम को कहती है कि हम लोग काफी देर तक इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन बैम कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और इस जाके यार वे भी कुछ भी नहीं जानते। और यहाँ पे एंडोर्सी बैम को कहती है कि ऐसे तो देखने में ही काफी ज्यादा सुपर सस्पिशियस लग रहा है, और वैसे भी अगर सही में हांसुंग या है भी उस टाइम से जब ये रेगुलर था जैसा ही कह रहा है, तो इसे कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ये चीज कोई सेंस ही नहीं बनाती। लेकिन बैम कहता है तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं और लॉजिकल है, लेकिन मेरी फीलिंग ये कहती है कि ये बंदा इसलिए इंतजार नहीं कर रहा था ताकि हमें हर्ट कर सके। जहाँ पे एंडोर्सी कहती है इसका क्या मतलब है। वही हम देखते हैं हांसुंग या को, जो कि रास्ते में चलते हुए इन सभी टॉय सैनिकों को काफी आराम से कुचलते हुए जा रहा था। यह ऐसा कहीं सबको ठिकाने लगा रहा था, लेकिन वो इनको देख के बैम को एंडोर्सी को एक एडवाइस देता है। वो कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारे सैनिक यहाँ पे बहुत जल्दी डिप्लॉय कर दिएगी जितना उसने सोचा था उससे पहले। वहीं पे बैम आगे बढ़ते हुए इस सैनिक की बॉडी को एनालाइज करता है और ये नोटिस करता है कि कैसे हांसुंग या ने काफी प्रिसाइजली एक नीडल का यूज करके इसकी आग को खत्म कर दिया, जो कि छुपा हुआ था एक ब्रिक वॉल के पीछे। और बैम ये चीज तो समझ गया था कि शायद रेगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली पावरफुल तो है। वहीं पे हांसुंग या रुक जाता है और इनसे पूछता है कि अगर सोचा जाए तो तुम लोग यहाँ पे शायद यंग साहस से मिलने के लिए आए हो। और ये बात सुनते के साथ ही बैम तो एकदम सरप्राइज हो गया था, जहाँ वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये बात। जहाँ पे हांसुंग हंसते कहता है कि मैं तो देखते के साथ ही बता सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्वारंटीन एरिया है, यानी कि लोएस्ट फ्लोर। ये सबसे दूर एरिया है जहाँ पे तुम यंग जहाज से मिल सकते हो, लेकिन तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। एंडोर्सी को ये सुनने के बाद तो और भी ज्यादा सस्पिशन हो रहा था इसके ऊपर। वहीं पे हांसुंग एक्सप्लेन करता है कि ऐसी जगह को छोड़ने की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही कम सेफ एरियाज है जहाँ हम सेफ रहेंगे और लगातार हमें चीज भी करते रहेंगे सारे सैनिक। लेकिन इसी के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज भी हैं जो कि मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकती है, और ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सॉन एनिमीज होंगे। मैम ने भी इसके बारे में पहली बार सुना था, जहाँ पे हांसुंग वही सेम चीज एक्सप्लेन करता है कि कैसे जब ये लोग यहाँ पे एंटर किए थे तो इन्होंने मिरर में देखा था, जिसके बाद वापस से यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए इनका एक सॉन एनिमी को भी समन किया जाता है, जो कि मिरर डिसाइड करता है इनके पास्ट में देखकर और समन करता है उस चीज को जिससे कोई पर्सन काफी ज्यादा जैसा कहीं सबसे ज्यादा डरता है। और ये पर्सन तुम्हारा राइवल हो सकता है, तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जिससे तुम कभी जीत नहीं पाए, या फिर कुछ ऐसा भी कोई ऐसा डर जो तुम्हारे दिल के अंदर हो काफी अंदर तक काफी लंबे समय से। और कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ये खुद को ही समन कर लेता है, यानी कि जो पर्सन सामने है ठीक उसी का अपोजिट वर्जन। इसी ठीक मोमेंट पे हम देखते हैं वियोल को, यानी कि उस टाइम पे जब ये एक स्लेयर कैंडिडेट होता था, और यहाँ पे बताया जाता है अनाउंसमेंट के थ्रू कि जो 25th बॉम्ब है उसका सोन एनिमी क्रिएट कर दिया गया है। उसी के साथ ही इसको ये भी बता दिया जाता है कि इसका सोन एनिमी यानी कि जो अपना बैम है वो इस समय क्वारंटीन एरिया में है, और इस जानी दुश्मन को यानी कि स्लेयर कैंडिडेट वर्जन वाले बैम को या वियोल को ये टास्क दिया जाता है कि उसको अपने जानी दुश्मन यानी कि बैम को खत्म करना है, ताकि इस जगह का जो बैलेंस है इस फ्लोर का वो बना रहे। और इसके साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने हिडन फ्लोर आर्क को स्टार्ट कर दिया है। और इसके स्टार्टिंग के साथ ही काफी क्रेजी चीजें हो रही है कि कैसे इस जगह पे लोग के जानी दुश्मन बनाए जाते हैं उनके पास में देखकर, और कभी कभी तो लोग खुद ही अपने सॉन एनिमी होते हैं, जैसा कि बैम के केस में हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में हम काफी सारी फाइट्स भी देखने वाले हैं, जहाँ पे एंट्री के साथ ही हमने हांसुंग या को देखा, जो कि हमें देखा गया था फ्लोरो टेस्ट में, जिसका अलग ही ऑरा है अपना। लेकिन यहाँ पर ये बंदा रेगुलर है और काफी कम एज का भी। वही आने वाले टाइम में यंग जहाद भी इन सारी चीजों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो भाई क्या क्या होगा ये सभी चीज जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो ज्यादा शेयर करे, और हमें कमेंट करके सर्च करें कि आपको और कौन सी चीज चाहिए देखने के लिए चैनल पर। तब तक के लिए बाय गाइज।